नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी कंसेप्ट वाला में आज हम न्यूज़पेपर को लेकर डिस्कशन करेंगे। जो समाचार पत्र है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़नी चाहिए और उनमें से कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है। अगर एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है तो उसका उपयोग हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान अपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको देखेंगे। आज की तारीख है 13 जनवरी 2024। हम लोग आज दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि समाचार पत्र इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे प्रिपरेशन के लिए। अब अगर आप करंट अफेयर्स का पोर्शन देखेंगे तो करंट अफेयर्स का पोर्शन अब सिर्फ फैक्चुअल नेचर का नहीं रह गया है। अब क्या है, जो टॉपिक्स आते हैं, जो रेलिवेंट टॉपिक्स रहते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो तो पूछे जाते हैं। अब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक किया जाता है करंट अफेयर्स में। इसके साथ साथ अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, अब जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इस चुनाव आयोग को पढ़ने की दिशा में आप लोग जो इसके स्टैटिक कंपोनेंट्स है वो तो पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 324 है, इसका गठन कौन करता है, इसका चुनाव कौन करता है। अब इसमें कुछ रीसेंट अपडेट्स भी होते हैं। उन रीसेंट अपडेट्स को आपको कहाँ से लेना पड़ता है? न्यूज़पेपर से लेना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर से जो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आपको जो रीसेंट आर्गूमेंट्स मिलेंगे, या फिर जो चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, इन आर्गूमेंट्स को, चेंजेस को, उन फैक्ट्स को आपके जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उसमें जो आपने दाहिनी तरफ जगह छोड़ा है उसमें इसको लगाना है। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो काफ़ी डायनेमिक हो जाएगा। जब आपका आंसर डायनेमिक होगा उससे एग्जामिनर को ये पता लगता है कि आप जो है अपने आप को अलुफ नहीं रख रहे हैं, करंट अफेयर्स से दूर नहीं रख रहे हैं। आप करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक को पढ़ना जानते हैं। आप चीज़ों को, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप स्टैटिक चीज़ों को रिलेट करना जानते हैं। तो इसके लिए हमारा करंट अफेयर्स हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए आप, अभी हमारा एक सब्जेक्ट ऐसे है जो निबंध लिखना रहता है। निबंध में क्या करते हैं, हम अलग अलग डायमेंशंस को तलाशते हैं, राइट। जो डायमेंशंस हम तलाशते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डायमेंशन हम लें, चाहे हम इकोनॉमिक डायमेंशन लें, चाहे हम सोशल डायमेंशन लें, है ना, चाहे हम डिफेंस रिलेटेड डायमेंशन लें, तो इन डायमेंशंस के लिए आपके पास कुछ स्टैटिक कंटेंट होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ न्यूज़पेपर वाला कंटेंट ऐड ऑन करें, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके साथ इसको ऐड ऑन करेंगे तो आपका जो एसे है, आपका जो निबंध है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और डायनेमिक हो जाएगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब आज का जैसे न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम वो देखेंगे। अभी हम उसके डिटेल पे चर्चा नहीं करेंगे। आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपको इस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। एक आर्टिकल भी देखेंगे हम लोग कि उस आर्टिकल में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें किस पॉइंट को ध्यान रखने वाली चीज़ है और आप किस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, रेलिवेंट हो रहा है आपके प्रिपरेशन में, आपको कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है, आप न्यूज़पेपर का सदुपयोग कर पा रहे हैं कम समय में। देखिए क्या होता है, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते रह जाते हैं। तो कोई याद रखना, कभी भी करंट अफेयर से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिलेक्शन होता है वो स्टैटिक से होता है, करंट अफेयर उसको बूस्ट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि डेली तुम करंट अफेयर्स को जब MCQ 100 MCQ लगा रहे हो और सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो। दैट इज़ टोटली नॉट एसेंशियल। वो एकदम ज़रूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, उस न्यूज़पेपर का उपयोग आप अपने नोट्स को बिल्डअप करने में करेंगे। तो आपका जो टाइमिंग होना चाहिए न्यूज़पेपर को, आइडियल टाइम जो है वो 40 मिनट से 1 घंटा बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो हम अब आते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। ये आज का राष्ट्रीय संस्करण है। हम इसमें देखेंगे कि पहला न्यूज़ क्या है कि राम काज के लिए PM ने धारण किया कठोर व्रत। अब ये न्यूज़ आपके जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा सिलेबस है BPSC में GS 1 का और GS 2 का, अब मुझे बताइए कौन सा पोर्शन यहाँ से रिलेट होता है।
अगर आपको लगता है कि वहाँ से रिलेट हो रहा है तो वेल एंड गुड। मेरे हिसाब से तो ये किसी तरह से आपके किसी सिलेबस के किसी भी पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आपको अगर जानकारी रखनी है कि आसपास आपकी क्या चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे रिकमेंडेशन में आप इसको छोड़ना आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए, राजनीति में आए युवा और परिवारवाद को करें कम। ये एक मुद्दा हो सकता है जब आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि परिवारवाद की समस्या राजनीति में बहुत बढ़ रही है। तो इसके जवाब में आप कुछ तर्कों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेमा फेसी जो है फर्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे लिए न्यूज़ हमारे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो आपका पॉलिटिक्स रिलेटेड जो टॉपिक है आपके GS2 के पॉलिटी में आप देखेंगे तो कोएलिशन पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है, तो वहाँ पे कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं है। अगर आने वाले टाइम पे अगर BPSC उस तरफ अपना रुख लेती है तब हो सकता है हम इसको पढ़ें, लेकिन फिलहाल से इसको छोड़ना सही रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह धार्मिक नहीं राजनीतिक है, कांग्रेस ने ऐसा बोला है। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कंप्लीट पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत का नहीं है। जहाँ भी ज़्यादा राजनीतिक चीज़ें आने लगें आप उससे तुरंत बच के निकलेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो, चाहे वो यूट्यूब में प्रोग्राम्स हो, चाहे वो लेख हो। ज़्यादा राजनीति नहीं करनी है हमको, क्या राजनीति से अलूफ रहना है और अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमको समझना है। अगला जो देखिए, दुश्मन के विमान को पल भर में नष्ट करेगी आकाश मिसाइल। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इसको बोलूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझिए। सबसे पहली बात तो आपको प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली जो है या आकाश NG मिसाइल के बारे में 4 चीज़ें वो दे देंगे और लिख देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही आकाश NG के बारे में सही है, 1 या 2, 2 या 3, सिर्फ 1, सिर्फ 3, इस तरह करके सवाल दे सकते हैं। तो आपको आकाश मिसाइल जो है या आकाश NG मिसाइल जो है, आकाश NG मिसाइल, इसके बारे में सारा कुछ नहीं, ओवरऑल जो 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो इस पे एक लेख रहेगा या PIB का एक आर्टिकल पक्का रहेगा। इसके बेसिस पे आप उसको देख के एक छोटा सा बना लेंगे कि आकाश NG क्या है, आकाश NG क्यों रिलेवेंट है। अब आप देखेंगे कि जब अगला आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, सपोज अगला महीना आप प्रतियोगिता दर्पण खरीदते हैं या क्रॉनिकल खरीदते हैं, तो आप उस देखिएगा जो आपने नोट्स में लिखा है ना वही चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको, जो आपने नोट्स बनाया है वही चीज़ मैगजीन में भी लिखा रहेगा, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, चीज़ें यहीं से बनती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं कि मंथली मैगजीन अगर आएगा तो हम उसमें पढ़ लेंगे, मेरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप नोट करके रख लीजिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। BPSC में मेंस में डिफेंस रिलेटेड हमारा अभी कोई थीम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रीलिम्स अप्रोच से पढ़ेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स अप्रोच और मेंस अप्रोच क्या होता है। अगर प्रीलिम्स अप्रोच की बात करें आप, तो आप इसका अप्रोच जो होगा आपका फैक्चुअल अप्रोच होगा। आपको समझने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रटने में उतना ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी उसमें चीज़ें रहेंगी कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कौन से क्लास का है, या फिर उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न्यूज़ को देखें तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी महत्ता क्या है ना, उसके पीछे इतिहास क्या है, उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बोलते हैं, तो उसके पीछे उसका इतिहास क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड हो जाएगा कि उसमें पॉजिटिव्स क्या है, अच्छी बातें क्या हैं उसकी नेगेटिव्स क्या हैं उसकी ऐसी बातें क्या हैं जिससे नुकसान होने का डर है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसमें, आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसमें। ये सब चीज़ें हम देखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अप्रोच जो रहेगा वो फैक्चुअल रहेगा। तो इस आर्टिकल में अगर हम देखते हैं ना, तो सिर्फ हमको कौन सा व्यू रखना है, सिर्फ हमको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए साइड में जो है, इसमें से हम देखेंगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझिए। ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का यमन में हौथी के ठिकानों पर हमला। अब हौथी कहाँ का है, यमन का है। अब यमन अगर आ गया आपके पास, तो आपके पास जो है
आप अगर कोई मैप बुक बना के रखे होंगे, नक्शे का कोई किताब बना के रखे होंगे एटलस के टाइप, जो आप पर्सनल रिवीजन करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि यमन कहाँ है और हौथी जो हैं वो कहाँ पे अपना काम करते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, करें मतलब जहाँ पे वो अपना उत्पात मचाते हैं, तो कौन से एरिया में उत्पात मचाते हैं, उनका वर्किंग एरिया कौन सा है। तो ये आपको मैप के माध्यम से समझ में आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बयान से इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, मेंस में इसमें जो करंट में जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन का, है ना। इंडो पैसिफिक मतलब अगर भारत यहाँ है, यहाँ पे अरब देश है, यहाँ पे अफ्रीका है, तो अब देखेंगे कि इस एरिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस इंटरनेशनल रिलेशंस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भी बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन यमन में काम कर रहा है अपना। ठीक है, तो अगर यूएस और ब्रिटेन जो है, यूएस और ब्रिटेन यमन तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि इंडो पैसिफिक में ये अपना आ गए हैं, है ना। अगर इंडो पैसिफिक में आ गए हैं, इसका मतलब कि जो रेड सी वाला मुद्दा था, लाल सागर वाला जो मुद्दा था कि वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हो रहा है, और स्वेज कैनाल को छोड़ के हम एक ऑल्टरनेट रूट बनाने की बात करते हैं, एक अलग से रास्ता बनाने की बात करते हैं, जो जिससे कारण हम स्वेज कैनाल को छोड़ सकें। तो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है जब इसके आप रिसेंट चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आपको यहाँ पता लग गया कि यूएस ब्रिटेन अभी यमन पहुँच गया है। इसका मतलब है कि यूएस जो है अब रेड सी में जो इश्यूज़ चल रहे थे, उस रेड सी के इश्यूज़ में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी दखल हो गया है। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दखल हो गया है, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे। ठीक है, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उस पर क्या असर पड़ेगा, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का जो रिलेशन है, इसके साथ साथ जो भारत और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, इससे कैसे प्रभावित होगा। इन सब चीज़ों पे आपको तर्क करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को लिखें, आप इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, आप इस पर तर्क करेंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है इसका। तो इससे क्या है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपकी जो सोच है वो डेवलप होती जाएगी। तो ये न्यूज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने यहाँ टिक लगा के रखा है, ईवीएम पर जनता को आश्वस्त करने के लिए अभियान शुरू। ये समाचार जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा कि जो GS2 का पोर्शन है, GS2 में एक पोर्शन है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा एकदम श्योर है कि वो GS2 में एक सवाल जो है वो चुनाव आयोग से पूछते ही हैं। तो जब चुनाव आयोग से पूछते हैं सवाल, तो आपको ये ज़रूरी है कि इनके बारे में आपको सारा डिटेल पढ़ना होगा, समझना होगा। तो GS2 में जो आपने नोट्स बनाया है इलेक्शन कमीशन पे, आप उसको एक नज़र मारेंगे। उस नज़र मारने के दौरान आप एक अभियान, आश्वस्त करने के लिए अभियान शुरू, मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, है ना, अवेयरनेस कैंपेन। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं कि ईवीएम को लेकर काफ़ी मुद्दा बना रहे हैं, तो चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया इस पे क्या होनी चाहिए। तो इस तरह का सवाल अगर बनाते हैं तो आपकी सोच आनी चाहिए कि हमने पढ़ा था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम पे जनता को आश्वासन देने का अभियान शुरू किया, यानी वो आश्वासन अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, है ना। तो जागरूक कैसे करते हैं? अलग अलग तरह के अभियान, कभी ईवीएम पे लेके, कभी वोटिंग का क्या महत्व है, कभी आपके चुनाव बूथ को लेके, कभी आपको अपने एमपीज़ और एमएलएज को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उस पर अभियान चलाते हैं। तो चुनाव आयोग का जो है अभियान एक हथियार है लोगों को जागरूक करने का। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस किया जाता है, लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं कुछ फॉर्डर्स हैं जो लिखने के लिए आपको हेल्प करेंगे उसमें। अब देखिए ये न्यूज़ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको ऐसा बोला जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ दिनों पहले एक लापता विमान, वायुसेना का विमान मिला, वो क्या था? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से टिक मारने बोलेगा, ठीक है। तो आपको इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। तो इसके रिलेटेड आप ये न्यूज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे मुझे ऐसा
कोई न्यूज़ नहीं लगा, जैसे ये कंप्लीट पॉलिटिकल है, इग्नोर करना है। भूमि आवंटन है विश्वविद्यालय संस्थान को, नरेला में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो दिल्ली में क्या हो रहा है इससे आपको उतना ज़्यादा वास्ता नहीं रखना है। तो देखें तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ग्रे लाइन पर 2 मेट्रो ट्रेनों के बीच का समय घटाकर 5 मिनट करेंगे। तो ये जो सवाल है देखिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अर्बनाइजेशन जो हमारा अभी अर्बनाइजेशन चल रहा है हर जगह कि रैपिड ग्रोथ है, हमारे यहाँ का क्या ग्रोथ है, 16 पॉइंट समथिंग है या 15 पॉइंट समथिंग है बिहार का, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। और ये आर्टिकल आपको कैसे हेल्प करेगा, अर्बनाइजेशन में मेट्रो का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कहने का मतलब कोई भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे RRTS अभी दिल्ली में आया है, मेट्रो अभी पटना में बन रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। आप अगर पटना में रहते हैं, है ना, तो अगर आप दानापुर से अप डाउन करते हैं तो एक बार अगर मेट्रो बन गया तो अगर दानापुर में मेट्रो रहेगा तो आपको यहाँ से आने में मात्र 20 से 25 मिनट लगेगा और काफ़ी कंफर्ट वे में आप ट्रेवल कर सकते हैं, जाम से निजात मिलेगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है अर्बनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आर्टिकल जो है आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मेट्रो ट्रेन है वो लोगों के आवागमन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो जो ऑफिस से घर आते हैं और घर से ऑफिस जाते हैं, उसमें किस तरह से एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किसी भी सिटी में कितना हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्पीड बढ़ाने की बात चल रही है। तो जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसकी स्पीड को ऑप्टिमम कितना रखा जाए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी चले जाएँ, वो क्या कर रहे हैं कि 2 ट्रेन के बीच का गैप कम कर रहे हैं, जो टाइमिंग है उसको कम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर ज़्यादा है। खैर ये लोकल न्यूज़ है, लेकिन इसका आप मर्म निकाल सकते हैं अर्बनाइजेशन से, है ना। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल ही हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपितों का हुआ पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए सवाल कैसा बन सकता है। ये पैरा आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि 6ठी आरोपित नीलम आजाद ने परीक्षण के लिए सहमति नहीं दी थी, जिसके कारण उनका परीक्षण नहीं हो सका। इसमें सवाल बन सकता है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट जो है कोर्ट के आदेश के बाद किसी पे भी किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, कोर्ट के आदेशानुसार भी जब तक आरोपित उसके लिए राजी नहीं होता है ये टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। निम्न ऊपर में से दोनों सही, निम्न ऊपर में से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें यह समझना होगा कि जो आरोपित हैं, अगर कोर्ट ने बोल भी दिया है कि उनको नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, तो जब तक वो अग्री नहीं करेंगे करवाने के लिए तब तक उन पर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। आप यहाँ पीछे ये समझ सकते हैं उसका नार्को टेस्ट होता क्या है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इससे भी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाया जा सकता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। मेंस के लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल से आपका एक पॉइंट बनता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल है, तो एक प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है कि रिसेंट में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे एक जो है वो प्रीलिम्स का सवाल हमारा बन सकता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए, ये आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट को समझने में। राजनीति में युवा आए और परिवारवाद को कम करें। तो मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि इंटरव्यू में हो सकता है इससे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें ही। ठीक है, PM ने विजिटर्स बुक में क्या लिखा ये थोड़ी पूछेंगे आपसे सवाल, एकदम बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि इस तरह का पढ़ते पढ़ते फिर आपका दिमाग जो है ना राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर जो मेन एकेडमिक्स है उससे आप एकदम अलग हो जाते हैं और यही सब में ध्यान देते हैं। दिन भर आप आज तक और ABP न्यूज़ खोल के लाइव चलता रहेगा कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। क्या करना है उससे, हमारा काम एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो सब सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आपको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप फैक्ट निकालिए कि देश के सबसे लंबे 22 किलोमीटर के सिवरी नौहा सेवा अटल सेतु का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ पे है, इस पुल की एक आध खासियत देख लेंगे, इस पुल की किलोमीटर देख लें, क्योंकि देख
अटल टनल को हमेशा पूछा है बीपीएससी। तो इस तरह से इसको आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। जो कुछ फैक्ट्स हैं सिर्फ आप उसको फैक्ट्स को निकालेंगे और बाकी इसमें जो इश्यूज़ हैं उस पर आप ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। कालाराम मंदिर पूछ सकता है, कालाराम मंदिर कहाँ अवस्थित है, एक प्रीलिम्स का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी उन्होंने क्या किया, पुष्प वर्षा हुई, क्या हुई, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे कि प्रीलिम्स इसके साथ साथ मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कि जो रिसेंटली चुनाव आयोग की समिति को चेंज करने की सिफारिश करने के लिए या चुनाव आयोग को गठित करने के लिए जो एक एक्ट पास हुआ है वो कौन सा एक्ट है, वो नंबर कौन सा है एक्ट का, है ना। रिसेंट में चुनाव आयोग से कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन कौन से एक्ट्स रिसेंट की या टाइम पे पास किए गए हैं, इस तरह से करके प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर। या नया तरीका जो है चुनाव आयोग को चुनने का, उसमें कौन कौन है, प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर है, या फिर प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं प्रीलिम्स से। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो चुनाव आयोग से रिलेटेड आपका जो मेजर थीम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उस थीम में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो रिसेंटली पास हुआ है बिल इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज करने से मना कर दिया। कि क्या हुआ था, आपको शायद पता होगा केस, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप कोई एक्ट नहीं लाते हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं लाते हैं, कोई एक्ट नहीं पास करते हैं, तब तक आप क्या करिए कि एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। वो तीनों मिलके सेलेक्ट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन है। अब क्या किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के उनकी जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया जिसका नॉमिनेशन प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इसको असिस्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई। उस सर्च कमेटी को लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे, उसके अंदर 2 यूनियन सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे और जिनकी रिकमेंडेशन को ये जो कमेटी बनाई गई है ये इग्नोर भी कर सकती है। इस तरह का चीज़ कुछ रिसेंटली हुआ है। अब उस एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने के लिए रेडी तो हो गए, लेकिन रोक लगाने से मना कर दी। बोली हम ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, हम उसको कंप्लीट ख़त्म नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने एनजेसी में किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल में क्या किया था, उन्होंने डायरेक्ट रोक लगा दिया था, बोला था ये संविधान के खिलाफ है। उस तरह का चीज़ इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति मुर्मू अपने अगले सप्ताह मेघालय की यात्रा पर जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा, मेघालय स्टेट के अराउंड कौन कौन से स्टेट हैं, मेघालय की इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि राष्ट्रपति जी ने लास्ट विजिट कहाँ किया था, कौन से स्टेट का दौरा किया था। इस तरह की चीज़ें भी कुछ रिलेट करके वो लोग पूछ सकते हैं। मेघालय के राज्यपाल आप देखेंगे फागू चौहान जी हैं, जो पहले बिहार के रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट किया जा सकता है चीज़ों को। तो ये न्यूज़ जो है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हिमाचल में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल अभी तक बीपीएससी में नहीं बनते हैं जो सोसाइटी से डायरेक्टली रिलेटेड हो, इसलिए हम इसको मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। ये न्यूज़ आइटम जो है ये मैंने घेर के रखा है इसके लिए, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है, अगर आपको पीएम आवास योजना के बारे में जानने की ज़रूरत है, आपको लगता है थोड़ा आपको समझना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो स्कीम्स के नाम है उसको आप देखेंगे, खाली क्या हुआ, पीएम स्वनिधि है, पीएम आवास योजना, 2 योजनाओं के बारे में से बात की गई है। आप इस योजनाओं को देख सकते हैं, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि
अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो थौबल से स्टार्ट होगा। तो थौबल कौन से राज्य में है ना? थौबल क्यों इम्पोर्टेंट है? थौबल का कुछ हिस्ट्री रहा है क्या ऐसा? तो उससे घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से शुरू की गई। तो लोग इम्फाल बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन वो थौबल से हो रही, क्योंकि इम्फाल में परमिशन नहीं मिला था। फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखें तो इसमें अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज में। ये सब जो अभी चल रहा है राम मंदिर के मसले पे चीज़ें जो चल रही हैं, इसका बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। आप अपने एकेडमिक चीज़ों से आप इसको रिलेट करके मत चलिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का रहता तो हो सकता है अयोध्या से रिलेटेड काफ़ी कुछ फैक्ट्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट में है, वो सब आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं पूछेंगे कि 21 किलो चांदी की श्री राम जी की मूर्ति और चरण पादुका अयोध्या किसने भेजी। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना? तो अगर बनेगा तो आप उसको सीधा सीधा छोड़ देना है, वो एक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है, जगन्नाथपुरी। आपको चूँकि आप देखेंगे 2 बार से मेंस में टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी मंदिर निर्माण शैली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मंदिर निर्माण शैली में नागर शैली और जो द्रविडियन शैली है, उस नागर शैली में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, फिर अगर द्रविडियन टेम्पल है तो उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स आते हैं। फिर एक और शैली आती है चालुक्य की, उसके अंदर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जब अगर जगन्नाथपुरी को देखेंगे तो ये कौन से स्टाइल ऑफ टेम्पल में आता है, कौन से मंदिर की शैली में आता है, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी कहाँ है, बस, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे अगर आप, तो इसमें क्या है, ये टेररिज्म रिलेटेड न्यूज़ है ना? टेररिज्म है, या इसको डिफेंस रिलेटेड भी बोल सकते हैं, जो कि बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता नहीं है इससे, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप इसमें कुछ फैक्ट्स निकाल सकते हैं, जैसे स्ट्रेट 24 अभियान किस चीज़ से रिलेटेड है ना? उसी तरह से यहाँ देखिए, विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड अगर कुछ आता है तो ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं, है ना? स्वामी विवेकानंद जी के कैरेक्टर को अगर आप ऐसे में इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत पावरफुल होता है, तो ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक फैक्ट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि पंकज त्रिपाठी जी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन का पद छोड़ दिया। इसके बाद ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? फिर आप देखेंगे तो ये सब एकदम नहीं पढ़ना है। कहाँ कितना ठंडा हुआ उससे हमको कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी एक नया कोविड का वेरिएंट आया है जिसको हम बोलते हैं JN1 सब वेरिएंट। JN1 सब वेरिएंट जो है, ये किस वेरिएंट का पार्ट है ये आपको पता होना है। JN सब वेरिएंट के बारे में अगर और कुछ न्यूज़ है तो वो पता रहना है, और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मानू कहूँगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप देखिए, इसमें पंबन, स्वराज द्वीप, कदमत द्वीप, दीवर द्वीप, दीव, मजूली, ओम बीच, ये सब है। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कहाँ पे है ओम बीच, है ना? गोकर्णा में है। फिर मजूली बीच क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कदमत बीच कहाँ है, कौन से आइलैंड में पड़ता है? कदमत बीच के बारे में दी गई नीचे जानकारी, कौन कौन सी जानकारी सही है? 5 जानकारी रहेगी, उसमें से आपको सही जानकारी निकालनी होगी, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, इसलिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको उस नज़रिए से समझें, ऐसा नहीं कि घूमने कहाँ जाना है ना? उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमको नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं समझना है। ये देखिए, खत्म होगी दालों के आयात की मंजूरी। ये आर्टिकल जो है, आप इसको, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और फार्मर्स की जो कंडीशन है अभी, उससे रिलेट करके आप एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लेख है वो आप पढ़ सकते हैं। इससे बहुत हाई फंडा चीज़ है। आप अगर 1-2 बार रीडिंग दें, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया आगे बढ़ेंगे। ये सब फैक्ट्स जो हैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना बढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति और युवा, ये कह सकते हैं ऐसे में आपको लिखने में अच्छा रहेगा, अगर स्वामी विवेकानंद जी को कोट करके लिखना है तो।
बाकी देखें, ये भी रैगिंग के बारे में, शिक्षा संस्थान में रैगिंग, चूँकि हमारा मेंस का सब थीम जो है ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं अगर पढ़ सकते हैं तो। फिर ये भी ठीक है, आपकी इच्छा पे है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँगा और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। GS2 में जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म से इस बार क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में टूरिज़्म के क्या क्या स्कोप है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये रूरल टूरिज़्म को रिलेटेड है, ग्रामीण पर्यटन से रिलेटेड है। ग्रामीण पर्यटन, चूँकि हमारा बिहार जो है एक ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है और यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट को काफ़ी जोर दिया जाता है। तो उस रूरल डेवलपमेंट की दिशा में, ग्रामीण परिवेश को और विकास करने की दिशा में ग्रामीण पर्यटन का क्या रोल रहेगा, उसमें ग्रामीण पर्यटन से आर्थिक शक्ति को कैसे और बढ़ावा मिल सकता है, ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में दी हुई हैं। इसको मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा और आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। आप इसको मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए क्योंकि आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, समझने के लिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप इसमें देखेंगे तो एक न्यूज़ है, 300 एथेनॉल स्टेशन खोलेगी इंडियन ऑयल। तो कौन सा ऑयल कंपनी है जो 300 एथेनॉल स्टेशन खोलने की बात कर रही है? तो इंडियन ऑयल कर रही है। फिर गेमिंग कौशल और तुक्के में अंतर के लिए एक मॉडल बनाया गया है, यह भी एक फैक्चुअल है। इस पेज से, बिजनेस पेज से आपको फैक्ट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा मेंस में लिखने लायक चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको इससे फैक्ट्स बहुत मिलेगा। बाकी अब देखें तो 4 माह के उच्च स्तर पर खुदरा महंगाई बिल्कुल नहीं। परीक्षा के करीब में जो महंगाई दर है वो अगर पूछा तो आप लिख दें। इसके अलावा बाकी कंटिन्यूस करंट अफेयर्स तौर पे महंगाई को डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई बढ़ने के क्या परिणाम हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, वो आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में बताया जा रहा है, तो आप उसको देखेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। भारत 5 वर्ष में बन जाएगा तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति, ये आप कोट कर सकते हैं, है ना। कहीं भी अगर बात होगा इकोनॉमिक सुपर पावर की तो वहाँ पे कोट कर सकते हैं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ऐसा बोला है कि इंडिया अगले 5 ईयर्स में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उन्होंने सारा इसमें खाका खींचा है। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कोट करना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ऐसा बोला था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब देखिए, ये अमेरिका ब्रिटेन का हौती हमला पर जो है, इस पर हमने बात की थी कि लाल सागर में सहयोग बढ़ाने के लिए किस तरह से बात हुई और लाल सागर में एंट्री से, यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री से रशिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री से चाइना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे जो काफ़ी ग्रुप्स बन रहे हैं, क्वाड ग्रुप बन रहा है, अभी IMEC के लिए जो I2U2 हुआ था अरब कंट्रीज़ में, तो उन सब का रिलेशन यहाँ के स्वेज कैनाल से क्या है। हम हमेशा IMEC की बात करते हैं ना, IMEC की बात करते हैं। इस IMEC और इस स्वेज कैनाल में अल्टरनेटिव क्या, IMEC स्वेज कैनाल का अल्टरनेटिव हो सकता है ना। तो इसको डुबाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या इजराइल पैलेस्टीन वार जो है, इजराइल हमास वार जो है, उस IMEC के अगेंस्ट में ही आया है क्या। इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन बनाई जा सकती हैं इंटरनेशनल अफेयर में। आपको इसलिए ये वाला इशू समझना पड़ेगा और समझे तो अच्छा रहेगा। यूक्रेन और सुनक, यानी यूक्रेन और UK, इन दोनों का कोलैबोरेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि विश्व परिप्रेक्ष्य में कौन सी देश किस देश के साथ मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है यूक्रेन में, इनको आर्म्स बेचना होगा, इनको अपना सामान बेचना होगा यूक्रेन को फंडिंग मिल रही है अलग अलग कंट्रीज से कि लो तुम हथियार खरीदो, रसिया के अगेंस्ट लड़ो। तो जो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, है ना, जो सिद्धांतवादी लड़ाई है रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में या रसिया और वेस्ट के बीच में, उस सिद्धांतवादी लड़ाई को किस तरह से ये दोनों कंट्रीज़ और बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट किसका है। ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट जापान का है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वीज़ा और दुर्लभ खनिजों को लेकर चर्चा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैसे सेलेक्ट करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना ही होगा, तो उसमें वीज़ा इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो दुर्लभ खनिज का जो समस्या है भारत और अमेरिका के बीच में, इसको लेके आप अपने
आंसर में लिख सकते हैं कि आप अगर सब टॉपिक लिखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं भारत और अमेरिका के बीच में, तो उसमें वीज़ा समस्या, दुर्लभ खनिजों को लेकर समस्या, क्योंकि समस्या होगी तभी यहाँ पे चर्चा हो रही है ना, तो आपको यहाँ से इस तरह के पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब दुर्लभ खनिजों को लेकर क्या समस्या है वो आपको इस आर्टिकल पढ़ने से पता लग जाएगा, कौन कौन से खनिज हैं और उस खनिजों का क्या महत्व है और उस खनिजों को लेकर दोनों देश क्यों परेशान हैं। ठीक है। फिर रिसेंट में हमने देखा था कि भारत सरकार ने एक लैपटॉप पीसी पे आयात को बिल्कुल बंद कर दिया था, है ना। तो उस आयात को लेके भी अमेरिका से काफ़ी अनबन चल रही थी। उस अनबन को लेके भी जो डिस्कशन हुआ वो पीसी आयात वाला मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए, चुनाव आयोग, जब भी चुनाव आयोग आप देखें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चुनाव आयोग को लेके जो भी न्यूज़ है आप उसको ज़रूर देखेंगे। उसके बाद ये ताइवान में आज होंगे आम चुनाव। ये आपकी जानकारी के लिए है कि कहाँ कहाँ विदेशों में कहाँ चुनाव होते रहते हैं। जैसे आपने देखा रिसेंट में बांग्लादेश में चुनाव हुआ, है ना। उसके बाद पाकिस्तान में चुनाव होने वाला था लेकिन उसको टाल दिया गया। तो ये सब जानकारी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे जनरली ऐसा सवाल ही पूछते हैं कि आपके नेबर्स में कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, बताइए उन चुनावों में क्या हुआ, जो जीते हैं कौन सी पार्टी से हैं। कभी कभी आपके प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि जैसे बांग्लादेश में चुनाव हुआ तो अभी जो जीत के आई हैं वो किस पार्टी से हैं, कितना बार जीती हैं वो, अभी जो जीती हैं वो कितनी कौन सी प्रधानमंत्री बनेंगी, 5वीं बार लगातार या चौथी लगातार, क्या है वो। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसके लिए आपको ये सब न्यूज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वैसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्पोर्ट्स है, मेरे हिसाब से तो ये स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के नियर बाय में जो स्पोर्ट्स की लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें फिनिश कर सकते हैं। इसमें हाँ, एक है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन चर्चा में है। ग्रीन हाइड्रोजन देखते ही आपको एकदम पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इसके लिए भारत में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, और इसका रिलेशन जो COP28 हुआ है कहाँ, UAE में हुआ है, क्या कुछ इसमें बात हुई है, क्या भारत के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, ये सब आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली कौन काम कर रहा है इस पर, तो IIT कानपुर काम कर रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर आपका कोई मटेरियल प्रिपेयर्ड है तो उसमें IIT कानपुर वाला एंगल आप डाल लेंगे, तो आपका आर्टिकल जो आपका जो नोट्स है वो क्या डायनेमिक नोट्स हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यहाँ पे वांगकांग उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है, मलेशिया में मनाया जाता है। क्या सिग्निफिकेंस क्या है वो सब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग जो है न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ें, उसके पीछे थोड़ी बैकग्राउंड स्टडी हम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। लेकिन इसमें कभी भी आप 40 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दीजिए। आप कंप्लीटली फोकस स्टैटिक कंटेंट को बिल्डअप करने में लगाइए। तो आप इतने देर से अगर सुन रहे हैं तो आप मेरे 2 सवाल का जवाब आप लिखेंगे। पहला सवाल कि आपको न्यूज़पेपर जिस फॉर्मेट में बताया जा रहा है वैसा ही फॉर्मेट चाहिए, या डिटेल्ड वे में डिस्कशन करना है टॉपिक्स को, आप लिखेंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप लिख देंगे नीचे डिटेल्ड वे में। दूसरा मेरा सवाल है कि रिसेंटली आज एक टनल का इनॉग्रेशन हुआ है, एक पुल का इनॉग्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है या लंबाई कितनी है उस पुल की जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इन दोनों को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं हम कल के न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।